Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला। I hope you people are doing well। और आज का हमारा सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे UGC नेट के बारे में। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपना UGC नेट क्लियर किया है, क्या स्ट्रैटेजी रही है, किन बुक्स को मैंने यहाँ पर रेफ़र किया है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी जो IGNOU की बुक्स हैं, IGNOU का स्टडी मटीरियल है, वो किस तरीके से आपको UGC नेट की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है, इस बात को भी यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आप लोग के सेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो 1-2 मिनट मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन वो दे दूँ, उसके बाद हम सीधे UGC नेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए MCOM फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, तो आप दोनों के पेपर्स अभी हुए हैं और जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी थी, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिले हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने सीरियसली उन पीडीएफ्स को स्टडी किया होगा उनका पेपर भी अच्छा हुआ है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। ये भी बता दूं कि आपको IBO 4 और अभी तक IBO 6 का रिजल्ट अपडेट हुआ है, सारे रीजन्स का नहीं हुआ है, कुछ कुछ रीजन्स का ही यहाँ पर अपडेट हुआ है। जिनका नहीं हुआ है परेशान मत होइए, आपका भी जल्दी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही जो रिजल्ट आए हैं मेरे पास, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के और मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी का भी बैक ना आए। लिटरली बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर किसी का भी बैक नहीं आएगा। अगर किसी का आता है तो प्लीज़ मुझे अप्रोच ज़रूर करिएगा। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ दिक्कत रही है या आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने में दिक्कत हुई है तो बिल्कुल मुझसे शेयर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अगर आपका बैक आता है। वैसे मैं चाहती हूँ कि किसी का भी बैक ना आए इस बार, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर अगर सेकेंड ईयर की बात करूँ तो MCO 04 का रिजल्ट अपडेट हुआ था और वो भी सिर्फ कोलकाता रीजन का, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यूज़र है जिनका मेल आया था कि मैम MCO 4 का रिजल्ट अपडेट हुआ है कोलकाता रीजन का, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं का ही मेरे पास मेल आया था, बाकी और स्टूडेंट्स का नहीं आया। तो मुझे नहीं पता कि किसका अभी ये रिजल्ट अपडेट हुआ है, किसका नहीं हुआ है। तो आप लोग रेगुलर बेसिस पर चेक ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जिन्होंने भी इस बार पेपर दिया उनको एक चीज़ ये क्लियर हो गई होगी, मैंने शुरू से ही बोला है कि जो आपका ब्लॉक 1 है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपने अपने पेपर में ये चीज़ एनालाइज भी करी होगी कि मिनिमम अगर मैं बताऊं तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ब्लॉक 1 से आए ही आए हैं मिनिमम। और मैक्सिमम बात करूं तो 60 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन आया। मतलब अगर किसी ने ब्लॉक 1 ही पढ़ लिया तो वो आसानी से पास हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो ब्लॉक 1 को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो IBO 1, IBO 2, IBO 3 का तो मैंने नहीं प्रोवाइड किया हुआ है। IBO 4 एंड IBO 6 ब्लॉक 1 के वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। IBO 5 के नहीं है तो उसके मैं प्रोवाइड कर दूंगी। IBO 3 के मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि IBO 3 में आपने पढ़ा होगा तो पूरा डेटा बेस्ड है वो, ठीक है। तो मेरे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भेजना चाहती हूँ आप लोग को, ठीक। क्योंकि एग्जाम में आपको ऑथेंटिक चीज़ें ही लिखनी है, मेरे पास रिवाइज्ड एडिशन नहीं है तो वो आपको अपनी बुक से ही। तो IBO 5 का ब्लॉक 1 मैं ज़रूर से कवर करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम, ठीक। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पर मैंने आपको MCOM सेकेंड ईयर के लिए कोई भी कोर्स नहीं प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक है। सिर्फ जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड किए हुए थे मैंने, ठीक है। प्लस आपके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो प्रोवाइड किए थे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा आप देख लीजिएगा क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी कमिंग एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब इस बार मैंने ये सोचा है कि MCOM सेकेंड ईयर के स्पेसिफिकली ब्लॉक 1 मैं आपके सारे सब्जेक्ट का कवर कर दूं, ठीक है, फ्रॉम MCO 1 टू MCO 7, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को यहाँ पर लेके चलती हूँ ना तो उसमें अराउंड आपके 20 to 21 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिनको कवर करने में टाइम लगता है, ठीक। और अभी आपके पेपर यहाँ पर जून 2021 में होने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो ब्लॉक 1 है वो इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताई है। तो यही मैंने सोचा है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके मैं पहले ब्लॉक 1 को कवर कर दूंगी, जिससे आपको कुछ एक आइडिया मिल जाए, एक ओवरव्यू मिल जाए आपके सब्जेक्ट का।
और कुछ आपकी यूनिट्स भी यहाँ पर इजीली कवर हो जाएंगे और उनसे शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, हमारा ब्लॉक 1 कवर हो जाएगा आपके सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको वो सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, जैसे आप मान लो यहाँ पर है आपका मोटिवेशन। ठीक है, एक चैप्टर है आपका मोटिवेशन का। ठीक, अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरीज पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा हम यहाँ पर कवर करेंगे। सिर्फ थ्योरीज ही नहीं पढ़ाऊंगी, पूरा चैप्टर यहाँ पर एक साथ लेके इसको कवर कर दूंगी, ताकि उस चैप्टर से, उस पर्टिकुलर यूनिट से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे UGC NTA नेट की। ठीक है, तो सबसे पहले तो पेपर के बारे में अगर हम जान ले तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2। पहले 3 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब से 2 ही पेपर है। ठीक, पेपर 1 की बात करूं तो ये आपका कॉमन होता है। ठीक है, और पेपर 2 आपका होता है सब्जेक्ट रिलेटेड, जिस भी सब्जेक्ट से आप नेट करना चाहते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मैनेजमेंट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पेपर 1 की बात करें तो टोटल 10 यूनिट्स यहाँ पर आपको कवर करनी होती है। पेपर 2 में भी आपको 10 यूनिट्स कवर करनी होती है। ठीक, और यहाँ पर मैं पेपर 2 में कॉमर्स की बात करूंगी, क्योंकि मेरा इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नेट है, तो इसी के बारे में आपको ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। ओके, बाकी अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स के अलावा कोई और है, जैसे मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, कोई और सब्जेक्ट है, तो आप उसके लिए भी सिलेबस इजीली UGC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये 10 यूनिट्स क्या हैं हमारी पेपर 1 में और 10 यूनिट्स क्या हैं हमारी पेपर 2 में, इसको देख लेते हैं और सीधे आपको लेके चलती हूँ आपके सिलेबस की तरफ। तो ये है आपका कॉमर्स का सिलेबस। आपका जो सब्जेक्ट कोड है यहाँ पर वो है 08। ठीक है, अब देखिए टोटल यहाँ पर हमको 10 यूनिट्स कवर करनी है। ठीक है, और ये 10 यूनिट्स आपकी हैं। सबसे पहली यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, दूसरी यूनिट है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तीसरी यूनिट है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ यूनिट है बिजनेस फाइनेंस, फिफ्थ यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, सिक्स्थ यूनिट है हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, सेवेंथ यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एट्थ है मार्केटिंग मैनेजमेंट, नाइन्थ है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड 10th यूनिट हमारी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपकी इग्नू की बुक्स हैं वो काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगी UGC नेट की प्रिपरेशन में, आपके पेपर 2 की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो सारे टॉपिक्स आपके हाईलाइट करे हुए हैं जो आप अपनी स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आपने वो पढ़ रखा होगा। ठीक, जैसे अगर मैं यूनिट 1 की यहाँ पर बात करूँ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की, तो आपने IBO 1 में सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस ही पढ़ा है ना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब टॉपिक्स आपने पढ़े हैं या फिर आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा आपके स्टडी मटेरियल से मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी आपने पढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन टॉपिक भी पढ़ा है, उसकी ड्राइव्स के बारे में पढ़ा है, मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, ये टॉपिक भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। राइट, नेक्स्ट बात करी जाए तो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमने डिस्कस किया है आपके IBO 1 में, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स हमने डिस्कस किए हैं, और इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। राइट, तो अगर आप चीज देखें तो स्टडी मटेरियल आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं सच में ये बात कह सकती हूँ कि अगर आप इसे प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ही इजीली आप आगे UGC नेट के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद भी इग्नू की स्टडी मटेरियल से UGC नेट की प्रिपरेशन करी थी। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा उसी यूनिट में ही कंटिन्यू है FDI, FPI। ठीक है, आपके कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ FDI टू होम एंड होस्ट कंट्रीज, ये भी हमने डिस्कस किया है, FDI के ट्रेंड्स के बारे में भी डिस्कस किया है, BOP सबसे फेवरेट टॉपिक, और शायद अब ये आपको ऐसे रात में सपने में भी आ ही जाता होगा कि BOP आपने इतनी बार पढ़ लिया है, इतने ज्यादा सब्जेक्ट में पढ़ लिया है। नेक्स्ट बात करें
तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या फिर उसको कह सकते हैं रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, ये भी हमने डिस्कस किया है। आसियान और सार्क के बारे में भी आपने पढ़ा है। नाफ्टा और यूरोपियन यूनियन अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको मार्क नहीं किया क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की, तो IMF, वर्ल्ड बैंक के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, राइट। फिर है WTO के फंक्शंस, उसका ऑब्जेक्टिव, गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये सब हमने पढ़ा है। तो इन ऑल अगर आप देखें तो आपकी स्टडी मटेरियल से ही अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, बस उसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट यूनिट है हमारी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। और ये जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है आपका, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 12th लेवल तक का और थोड़ा बहुत आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का आता है, ठीक है। स्टार्टिंग का जो है जैसे आपका बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, पार्टनरशिप अकाउंट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये सब आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, ठीक। अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये हम अपने ग्रेजुएशन लेवल पे आकर पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड ऑल, ठीक है, तो वहां से कवर करना होगा। बाकी जो टॉपिक्स यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हैं ये आपकी बुक में अवेलेबल है, तो आप वहां से इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो पूरा नया है वो है आपका ऑडिटिंग वाला पार्ट। हालांकि ऑडिटिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी है तो उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ऑडिटिंग के लिए आपके पास अपने ग्रेजुएशन लेवल की ऑडिटिंग की बुक होगी तो उससे ही कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अगर आपने अपने 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर अच्छे से पढ़ी होगी तो यहाँ पर एक थॉरो रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, बाकी आप आराम से इसको क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। टॉपिक्स यहाँ पर जो पूछे जाते हैं वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर दैट इज आपका यूटिलिटी एनालिसिस, और IC एनालिसिस या IC कर्व के बारे में, ठीक। नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट में आपका लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों ही आता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, टाइप्स ऑफ मार्केट, राइट। फिर हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, तो प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन एंड पीक लोड प्राइसिंग, तो प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंने ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है आई गेस मार्केटिंग के सब्जेक्ट में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा चाहे आप कहीं भी पढ़ लें, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है आपका, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास अपनी ग्रेजुएशन लेवल की बुक अवेलेबल है, ठीक है। ग्राफ्स को बहुत ही अच्छे से स्टडी करिएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट 4 की तरफ, दैट इज आपका बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस अभी आप अपने सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, और एक तरीके से कहूँ तो पूरा बिजनेस फाइनेंस अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो UGC नेट के इस पर्टिकुलर यूनिट की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी, ठीक है। टॉपिक्स है यहाँ पर आपका स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन। बेसिकली यहाँ पर आपकी जो थ्योरीज है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थ्योरी से भर भर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, असेट सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हेजिंग टेक्निक्स, ये सब टॉपिक्स आपकी बुक में दिए हैं जो मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे यूरो करेंसी, GDRs, ADRs, ये GDRs, ADRs और आपको यूरो करेंसी मैंने IBO 6 में आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप चाहें तो वहां से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो आपकी स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उसकी ही अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो UGC नेट की प्रिपरेशन साथ साथ आपकी खुद हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगी कि UGC नेट के प्रिपरेशन के लिए गाइड आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्टैटिक पोर्शन नहीं आता है, स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपकी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन UGC नेट पेपर, क्योंकि अगर आप सोचो कि आप मगअप करके कुछ चले जाओ और वहाँ पर एज इट इज मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अपनी गाइड बुक्स पे ज़्यादा रिलाई ना करें अगर आपको UGC नेट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट 5 की तरफ, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये आपको मिल जाएंगे आपकी MCO 3 में, ठीक है। फर्स्ट है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज आपका मीन, मीडियन एंड मोड।
फिर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम आपकी बुक में दी हुई है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज बायनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपके टॉपिक काफी डिटेल में आपकी बुक में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट बात करें तो रिसर्च की कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, रिसर्च डिजाइन। ठीक है, देखिए इस पेपर में रिसर्च से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन आपके जो पेपर 1 है उसमें भी रिसर्च रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है वो पेपर 1 में भी थोड़ा बहुत कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डेटा की, दैट इज डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन की बात करी जाए तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। ये सब टॉपिक्स आपने जो आपकी रिसर्च है, डेटा कलेक्शन है, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग मेथड्स हैं, ये मैंने आपको IBO 1 में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो आप वहां से भी इसको कवर कर सकते हैं, सेम ही टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा नया हो सकता है। काई स्क्वायर टेस्ट से एग्जाम में आपके भर भर के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट आपका UGC नेट में पूछा जाता है। साथ ही Z टेस्ट, T टेस्ट, अनोवा टेस्ट भी आपकी बुक में दिया है, बट बहुत ज्यादा क्लमजी तरीके से है। ठीक है, तो हो सकता है अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में ना आए। हाइपोथेसिस 1 और हाइपोथेसिस 2 ये आपकी जो यूनिट है इसमें ही आपका आप Z टेस्ट, T टेस्ट और अनोवा टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स को तो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स जो आपके हाईलाइटेड हैं ये आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है इसमें आपका रिपोर्ट राइटिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा दिया था IBO 1 के अंदर। ठीक है, तो ये यूनिट भी आप अपनी बुक से इजिली कवर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूनिट 6 की तरफ, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM। पहले क्या होता था, ये जो बिजनेस मैनेजमेंट है और आपका HRM है, ये दोनों अलग अलग यूनिट हुआ करती थी। ठीक, अब जब अलग यूनिट थी तो इनका वेटेज भी अलग था। ठीक, लेकिन अब क्या हो गया है, इनको मर्ज कर दिया गया है, तो इनका जो वेटेज है वो भी थोड़ा सा डिवाइड हो गया है। ठीक, तो जो भी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं ये आप अपने MCQ 1 से आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स क्या है हमारे, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। मैंने आपको बताया था कि जो थ्योरीज उनसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन थ्योरीज को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि थ्योरीज से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, आपके पेपर में भी और UGC नेट के पेपर में भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। अब ये जो टॉपिक है ये आपका MCQ 1 में नहीं है। ठीक है, इसको आपको MCQ 4 से पढ़ना पड़ेगा। जो आपकी यूनिट है ना लेबर लेजिस्लेशन, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, ग्रुप डायनामिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स। ये सारे टॉपिक्स आपके MCQ 1 में दिए हुए हैं। ठीक है, अब जो HRM वाला पोर्शन है ये आपकी बुक में नहीं है, तो ये मैं कोशिश करूंगी कि ये आपको मैं कवर करवा दूं। ठीक है, पहले आपके कोर्स के लिए एम्फसाइज करूंगी क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा अपने कोर्स के लिए तो आप आगे प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो पहले जितना यहाँ पे मार्क किया है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, थॉरली प्रिपेयर कर लिए तो आपका एटलीस्ट 60% सिलेबस तो यहाँ पर कवर हो जाएगा। बाकी जो लेफ्ट ओवर आपके टॉपिक्स हैं मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको कवर अप करवा दूं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 7, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर प्योरली आपको बैंक्स, रीजनल बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, RBI, उनके रोल सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ना है और साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी है। तो जैसे आपका DFIs हो गए, NBFCs हो गए, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे आपका इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, जैसे आपका UPI और इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना हो। साथ ही इंश्योरेंस भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने बैंकिंग मेरे ख्याल से अपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा ही होगा। इंश्योरेंस भी अगर आपका एक सब्जेक्ट रहा हो, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था इंश्योरेंस तो मैंने पढ़ा था, तो इंश्योरेंस अगर रहा होगा तो आपने वहां पर भी इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप इस यूनिट से फेमिलियर हैं। बाकी आपको एक बुक भी बता दूंगी जिसके थ्रू आप कोर्स को थोड़ा कवर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट 8 की तरफ, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है और नियर अबाउट टॉपिक्स सारे के सारे सेम है। कुछ हो सकता है एक दो टॉपिक्स का फर्क हो सकता है कि किसी में एक टॉपिक ज्यादा हो, किसी में एक टॉपिक कम हो। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए
तो टॉपिक्स लगभग सारे सिमिलर ही हैं। ठीक, तो यहाँ पर जितना मार्केटिंग का सिलेबस है वो पूरा का पूरा आप अपने स्टडी मटेरियल से कवर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे तो आप ये देख भी सकते हैं। देखिए, मार्केटिंग के बारे में बात करें तो इसके कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस के बारे में हमने डिस्कस किया है। मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ये टॉपिक मैंने आपको काफी डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ STP पॉलिसी के नाम से, राइट। नेक्स्ट बात करें तो प्रोडक्ट डिसीजन की, तो प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपकी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ से कवर हो गया। नेक्स्ट अगर प्राइसिंग डिसीजन की बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग पॉलिसीज और उसकी स्ट्रैटेजीज, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे टॉपिक्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करें प्रमोशन डिसीजन की, तो आपका पब्लिसिटी, सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात करें तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ रखा है। कंज्यूमर के बिहेवियर, बाइंग प्रोसेस, फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन को, ये भी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट बात करें सर्विस मार्केटिंग भी आपकी बुक में अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, तो आपका सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, ये सबसे क्वेश्चन आपके मेन एग्जामिनेशन मतलब आपकी TEA में भी पूछे जाते हैं। और लास्ट हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, बस CRM है जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो इन ऑल देखिए अगर आप, तो मार्केटिंग तो आप पूरा अपनी बुक से बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 9, दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अब ये यूनिट नई इंट्रोड्यूस करी गई थी UGC नेट के सिलेबस में। ठीक है, मुझे याद है कि जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था इस पेपर का, तब उस टाइम पर ये यूनिट नहीं थी, और जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया है तो उस टाइम पर रिजल्ट को अपडेट किया गया था और इस यूनिट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। और ये यूनिट अपने में ही बहुत ज्यादा बड़ी, अगर कोई इसको इन डेप्थ पढ़ने बैठ जाए तो शायद सिर्फ इसी ही यूनिट को ही कवर कर पाए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका हाईलाइटेड पोर्शन है, या तो मैंने वो आपके साथ डिस्कस किया है या आपकी बुक में वो चैप्टर्स या टॉपिक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करूं मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, तो एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपके साथ IBO 1 में डिस्कस किया है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने IBO 1 में डिस्कस किया है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 की बात करी जाए तो सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था। डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर, इस पर भी हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट बात करें कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की, तो ये आपको आपकी MCO 4 में टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें IPR की, डेट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये भी हमने डिस्कस किया है IBO 1 के अंदर। ठीक, अब बाकी जो हमारे रेस्ट ओवर टॉपिक्स हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप और GST, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा इस यूनिट को कवर करते टाइम, कि इसी यूनिट में खो मत जाइएगा, क्योंकि ये यूनिट आपको आराम से खोने पे मजबूर कर सकती, क्योंकि ये यूनिट अपने में बहुत ही बड़ी, अगर आप खुद देखें कंपनीज एक्ट 2013 अपने में ही एक बहुत वाइड टॉपिक है अगर आप इसको पढ़ने बैठे तो, राइट। तो जो भी चीजें यहाँ पर जितनी मेंशन की हैं उसी को ही पढ़िएगा। बाकी कोशिश करूंगी कि इसमें से कुछ क्वेश्चन के लिए आपको वीडियोस में प्रोवाइड कर पाऊँ, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, लास्ट यूनिट है हमारी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो इनकम टैक्स आप सबने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा ही है, जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपके एक आध दो ज्यादा हो, लेकिन जितना आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा है उतना तो यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, वेरियस हेड्स में अपने जो डिडक्शंस हैं वो पढ़ी ही होंगी। क्लबिंग ऑफ इनकम्स आपने पढ़ा ही है। डबल टैक्सेशन पॉलिसी भी आपने पढ़ रखी होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपका टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस काफी ज्यादा घुमाते हैं इन टॉपिक से। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो इनकम टैक्स पूरा ही पढ़ना है, और अभी आपको लेटेस्ट ही पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो CA CS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स इतना ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो कोशिश करती हूँ कि कुछ इससे रिलेटेड कंटेंट अगर आपको प्रोवाइड करवा पाऊंगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रिपेयर करा था, या फिर मैंने कब से पेपर देना स्टार्ट किया, कब मेरा यहाँ पर नेट क्लियर हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा अटेम्प्ट था वो था दिसंबर 2018 का। ठीक है, ये सबसे पहला अटेम्प्ट दिया था,
और इसी ही टाइम पर जो यूजीसी नेट का पेपर है वो ऑनलाइन मोड में हो गया था। ठीक है, जून 2018 का जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन मोड में हुआ था, और दिसंबर 2018 का जो पेपर था वो सबसे पहला पेपर था यूजीसी नेट का जो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया था। ठीक, अब उस टाइम पर मैं भी एकदम क्लूलेस थी आप लोगों की तरह कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ भी नहीं पता था। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं एमकॉम अपीयरिंग में यूजीसी नेट का पेपर दे सकती हूँ। ठीक है, तो आज भी मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, और ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाई है ना। कोई अगर बताने वाला होता है कि किस तरीके से करना है तो उससे आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती हैं और एक सिस्टमैटिक वे में आप चल सकते हैं। लेकिन आपको जब कोई गाइडेंस नहीं मिल रही तो आप अपने हिसाब से जितना जो कर पाओगे आप वही करोगे। ठीक है, तो मैंने अपीयरिंग में नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था। जब मेरा एमकॉम खत्म हो गया था, कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने दिसंबर 2018 में दिया। सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास कंटेंट भी नहीं मिल पाया मुझे, और जो भी रिसोर्सेज मैं इकट्ठा कर पाई मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर ही पढ़ा। ठीक है, और उस टाइम जो मेरा परसेंटेज गया था वो 52% था। ठीक है, और उस टाइम अगर आप देखें तो ये आपका दिसंबर 2018 का ही कट ऑफ है। कॉमर्स का अगर हम देखें ये अनरिजर्व मतलब आपकी जनरल कैटेगरी का, तो ये आया था 54.67, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पढ़ के गई थी, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं कुछ और नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, तो जब आप इतना क्लोज होते हैं ना तो एक अंदर से होप जग जाती है कि नहीं, अगर मैं बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करूँ, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, तो अगर मैं अच्छी प्रिपरेशन करूँ, थोड़ा सा फोकस्ड रहूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ, तो हो सकता है मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर हो जाए। तो ऐसा ही मेरे दिल में होप जगी। मैंने कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी, रिगुलरली सिर्फ इसकी ही प्रिपरेशन करूंगी, और मैंने एकदम डट के कह सकते हैं कि इसके लिए प्रिपेयर करा था। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया यहाँ पर जून 2019 के अंदर। ठीक है, अब जून 2019 का पेपर भी ठीक आया था, अच्छा था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो पेपर देगी क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें उसमें आ रही थी। ठीक, अब इस पेपर में क्या हुआ कि मेरे जो नंबर थे वो काफ़ी इंक्रीमेंट करे थे, मतलब आप अराउंड समझिए तो 12 मार्क्स इंक्रीमेंट हुए थे, 12 मार्क्स इंक्रीज हुए थे मेरे। ठीक है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने प्रिपरेशन अगर करी अच्छे से तो 12 मार्क्स बढ़ना मजाक नहीं होता, ना ही आसान बात होती है अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो सेल्फ स्टडी से। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हुआ क्या कि EWS कैटेगरी अचानक से आ गई। देखिए मैं बताती हूँ एग्जैक्टली उस टाइम पर हुआ क्या था। देखिए उस टाइम पर सीन ये हुआ था कि जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसमें EWS के लिए कुछ भी रिजर्वेशन नहीं अलॉटेड था, मतलब नोटिफिकेशन में EWS का जिक्र नहीं किया हुआ था। ठीक, और रिजल्ट हमेशा की तरह अपने टाइम पर नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है कि रिजल्ट टाइम से क्यों नहीं दिया जा रहा है। ठीक, और पेपर भी अच्छा हुआ था तो एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी कि इस बार तो निकल ही जाना है हर हाल में। ठीक है, लेकिन देखिए गूगली क्या हुई कि यहाँ पर कट ऑफ कितनी चली गई आपकी 60%, और मेरे यहाँ पर कितने बने थे 58%। इस बार फिर से लगभग 2% से रुक गया था मेरा। और वो क्यों हुआ था, प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होना इस चीज़ को लेके, वो इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर EWS के लिए अलग से कट ऑफ रिलीज किया गया। ठीक है, और EWS आपके जर्नल में से ही है तो ऑब्वियसली उनका कट ऑफ हमसे कम करना है, तो उनका कट ऑफ जब इतना है तो हमारा ऑब्वियसली बढ़ ही जाता। तो इस वजह से यहाँ पर मेरा नेट सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर होते होते रह गया 12 मार्क्स बढ़ने के बावजूद। तो आई होप आप लोग समझ पाओगे कि कितना ज़्यादा उस समय मुझे बुरा लगा होगा, और मैं सच बता रही हूँ कि 2-3 दिन तक तो मुझे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी कि मेरा क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने 2-3 दिन सिर्फ खुद को दिए और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करी, काम करने की कोशिश करी, ताकि मैं फिर से वहीं से दोबारा स्टार्ट कर सकूँ। वो जो दोबारा स्टार्ट करना होता है ना, लिटरली उस टाइम मन नहीं लगता है कि लगता है कि इतना एफर्ट दिया उसके बाद नहीं निकला तो अब कैसे। लेकिन आपको खुद में मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। सो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जो हमारा इनर मोटिवेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपके 2 तरीके के मोटिवेशन होते हैं,
एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल मोटिवेशन होता है। एक्सटर्नल मतलब जो आपको बाहर से मिल रहा है, ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स से, आपके फ्रेंड्स से, आपकी फैमिली से, ठीक। और इनर मोटिवेशन मतलब जो आप अंदर से खुद में फील करते हैं, आप खुद से अंदर से मोटिवेटेड हैं कि नहीं मुझे ये करना है चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी ना, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। इस पेपर से मैंने ये चीज़ रियलाइज भी की है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने फिर दिया दिसंबर 2019 में, और यहाँ पर जो मेरी परसेंटेज आई थी वो थी 59%, ठीक है। और जो आपका कट ऑफ गया था वो था, ये देखिए, जो आपका कट ऑफ था वो था 55.33। तो कहाँ मेरे परसेंटेज ऐसे आ रहे थे जो 2% से रुक रहा था, और कहाँ मेरा स्कोर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर आया मेरा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, नेवर लूज होप। हो सकता है आपको जो अचीव करना है उसको अचीव करने में टाइम लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है। हो सकता है आपको और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, और ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत है, अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर शायद वही हुआ, मेरे कॉन्सेप्ट हो सकता है पहले तो ज़्यादा क्लियर नहीं थे, मैंने कुछ चीज़ों को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया था एग्ज़ाम में। तो बाद में जब ये सब चीज़ें हुई तो मेरे मार्क्स कट ऑफ से भी ज़्यादा आ गए। और यहाँ पर मैं अपना रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिसंबर 2019 का मेरा अटेम्प्ट था, मैंने आपको बताया था जब मेरा क्लियर हुआ है। तो मैं जनरल कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, ठीक है। उस टाइम पर जो कैंडिडेट्स आपके रजिस्टर्ड थे वो थे 1,27,317, और पेपर जितना दिया था वो थे आपके 1,04,089, ठीक। तो पेपर 1 में 100 मार्क्स में मेरे 68 आए थे, और पेपर 2 में 200 में 110। एक्चुअली यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन आते हैं सॉरी, और ये 2 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस टोटल आते हैं, और ये 2 मार्क्स के रहते हैं, ठीक। तो हिसाब से आपका पेपर 1 हो गया 100 मार्क्स का, एंड पेपर 2 आपका हो गया 200 मार्क्स का, और टोटल मेरा जो परसेंटेज बना है 59.33% बना है। और परसेंटाइल की अगर बात करी जाए तो मेरा है 99.1612947, और 872 मेरी रैंक आई है यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेरी रैंक है वो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स में चाहिए, मतलब कि 1,04,089 स्टूडेंट्स में मेरी जो रैंक है वो 872 है, ठीक है। इसका कंप्यूटेशन भी इजी है, आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पे बता भी सकती हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पर क्या है, जो हमारा परसेंटाइल आता है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने हमारे अपीयर हुए थे, एंड डिवाइडेड बाय 100, तो इट विल कम आउट टू 1,03,216, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारे अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे इसमें से हम 1,03,216 को माइनस कर देंगे, तो इट विल कम टू अराउंड 872। तो यही हो जाती है हमारी रैंक। तो 1,04,089 स्टूडेंट्स में मेरी रैंक 872 आई थी, ठीक। यहाँ पर मुझे टोटल 3 अटेम्प्ट्स लग गए इस पेपर को क्लियर करने में। हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, या सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, या बहुत लोगों का तो काफ़ी टाइम तक वो पेपर देते रहते हैं और उनका पेपर भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो अगर पंचवर्षीय योजना नहीं चलानी है यहाँ कि 5 साल तक नेट का ही पेपर देना है, तो अभी से ही इसके लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ताकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं तो एटलीस्ट सेकेंड अटेम्प्ट तक हर हाल में पेपर निकल ही जाए आपका, ठीक है ना। वापस आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं पेपर 1 का सिलेबस। आई नो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने सभी चीज़ आपके साथ डिस्कस करी है कि किस तरीके से मैंने क्लियर किया, क्या आपका सब्जेक्ट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, आप कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी 10 यूनिट है। सबसे पहले है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में से कुछ पोर्शन आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपको दूसरी बुक से यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक। तीसरा आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिस तरीके से आपको जो अनसीन पैसेज थे वो यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी मैथमेटिक्स आती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है, एकदम एवरेज आती है, 8
to 9 तक की बस, ठीक है। देख रहे हैं आप टॉपिक्स खुद ही, फ्रैक्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये सब टॉपिक्स आपने 8 तक पढ़े ही हैं, तो उतनी ही आती, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं एक लेंदी है, और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा समझने में दिक्कत भी होती है इस यूनिट को, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है आपका इंडियन लॉजिक। तो इंडियन लॉजिक को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है LR में स्टूडेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज DI। अब जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे अगर मैं बैंक, SSC, रेलवे की बात करूं, तो DI आप लोग सॉल्व करते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसी ही DI आती है, कई बार मिसिंग फिगर की भी आ जाती है। मिसिंग फिगर की वैसे कम आती है, नॉर्मल आपकी जैसे टेबल वाली हो गई, पाई चार्ट है, बार डायग्राम्स है, हिस्टोग्राम है, यही सब पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट यूनिट है हमारी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब ये पूरी जो यूनिट है वो पूरी की पूरी याद करने वाली चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नीचे थोड़ा सा देखें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो समिट है, बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली, ठीक है। थोड़ा समझ के याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एकदम मगअप करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी अल्टीमेटली, ठीक है। और लास्ट यूनिट है इसमें हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम। अब हायर एजुकेशन सिस्टम में भी आपको काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या एजुकेशन में चेंजेस आए, क्या कमीशन आए, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें नई आई, और हमारे इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या चीज़ें रहीं, ये सब यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं बुक्स की और स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो KVS मदान एक बुक आती है आपकी पेपर 1 के लिए, ठीक है। और ये दोनों मीडियम में आती है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए आती है, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये बुक, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इस बुक से पढ़ा था, ठीक। दूसरा अगर मैं कॉमर्स के लिए बताऊँ तो मैंने अरिहंत की ली थी, लेकिन मुझे एक चीज़ दिक्कत ये लगी थी अरिहंत की बुक में कि उसके पीछे जो आपकी यूनिट के फिनिश होने के बाद जो आपके MCQs रहते हैं उसको आप सॉल्व मत करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंसर्स उसमें रहते हैं गलत और हमें हो जाता है फिर कंफ्यूजन, फिर हमारा जो खुद का कॉन्सेप्ट होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब अरिहंत की बुक में एक चीज़ ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे विद आंसर्स, ठीक, लेकिन आंसर का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको आंसर्स ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आज देखा कि KVS मदान की कॉमर्स की बुक भी आ गई है। अब मुझे ये नहीं पता कि बुक कैसी है, इसका कंटेंट कैसा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कंटेंट अच्छा ही होगा, क्योंकि पेपर 1 का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एप्रोप्रिएट है, टू द पॉइंट भी है, ठीक है। सारी चीज़ें इन्होंने कवर करी हुई है अपनी बुक में। तो अगर कोई परचेज करना चाहता है तो आप KVS मदान भी ले सकते हैं कॉमर्स की, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में तो ये अवेलेबल है, अब हिंदी मीडियम में है या नहीं आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, अमेजोन पे आपको मिल जाएगी, तो अमेजोन पे आप सर्च कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी की, तो सबसे पहला काम जो यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ ही चीज़ें डायरेक्ट आएंगी, जैसे आपका WTO का एस्टैब्लिशमेंट, IMF का एस्टैब्लिशमेंट, ये सब चीज़ों में तो एग्जामिनर घुमाएगा नहीं, बस आपको इनकी डेट्स याद होनी चाहिए। लेकिन बाकी जो आपका पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देती हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक मैच द फॉलोइंग पढ़ा था, ठीक है। मैच द फॉलोइंग पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं और मैच द फॉलोइंग बहुत ही ईजिली क्रैक भी कर सकते हैं अगर आपको एक भी आता है तो, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में पढ़ के गई थी प्रीवियस ईयर का, और एग्जामिनर ने क्या किया था मुझे याद है, जब मैंने उस क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा कि क्वेश्चन काफ़ी देखा देखा सा लग रहा है, मतलब ऐसा जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से पूछा है। तो पता है उन्होंने क्या किया था, मैच द फॉलोइंग था, और मुझे याद है कि वो मैच द फॉलोइंग शायद से ऑथर्स एंड बुक्स का था, ठीक है, मैनेजमेंट का ही था कि कुछ ऑथर्स है उन्होंने कौन कौन सी बुक्स दी हैं, ठीक। अब कोई अगर स्टूडेंट उसको सिर्फ याद करके गया होता तो वो ऐसे याद कर लेता कि ए है, मान लेते हैं ABCD है, ठीक है, और यहाँ पर ABCD है आपका, ठीक है।
तो हमने मान लिया कि ए का डी है, बी का बी है, सी का सी है और डी का ए है। ठीक है, अगर आपने इसे याद कर लिया। अब एग्जामिनर ने वहां पे क्या किया था, एक स्टेटमेंट दे दिया था और फिर उसके 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था ये पर्टिकुलर बुक किसने लिखी है। तो अगर आपने यहाँ पर रट्टाफिकेशन पे किया होगा काम तो हो जाएगा यहाँ मामला गड़बड़। तो मैच द फॉलोइंग को वो किसी भी फॉर्म में बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो एकदम ऐसे दिमाग खोल के पढ़ने की जरूरत है नेट के पेपर में, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग वही आसपास ही पूछे जाते हैं, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न कर देते हैं। ठीक, तो प्रीवियस ईयर आप जब पढ़िएगा तो उसको इस तरीके से मत करिएगा कि आपने याद कर लिया। हो सकता है वही क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में उसी तरीके से दे दे, हो सकता है उनकी जो प्लेसिंग है वो चेंज कर दे। अब आपने याद किया था ए का डी है, हो सकता है जो डी वाला ऑप्शन है वो ऊपर कर दिया हो तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो रट्टाफिकेशन नहीं करना है, चीजों को समझ के जाना है। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पर ये कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मॉक, जिसको हम कहते हैं ना मॉक टेस्ट, क्योंकि देखिए पढ़ आप जितना भी लीजिए, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको अभी कितना आता है और कितना आपको मेहनत अभी करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे हमको चीजें आती होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूंगी तो हो सकता है वो आपको आ रहा हो, लेकिन अगर वही स्टेटमेंट वाइज कुछ पूछ लिया जाए, असर्शन रीजनिंग में आपसे पूछ लिया जाए तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको बाद में रियलाइज होगा कि ये चीज तो मुझे आती थी। ठीक है, तो वहां पर उस क्वेश्चन को जज करना, की पॉइंट्स को ढूंढना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जरूरी नहीं कि आपको नेट के पेपर में हर चीज आ रही हो, लेकिन कई चीजें वहां पर कैसे क्रैक हो जाती हैं, की पॉइंट से। अगर आपको वो की पॉइंट पता है तो वहां से भी आप आंसर्स को इजीली निकाल सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक। ये आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पेपर तो नहीं छोड़ना है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे करने हैं। 300 क्वेश्चंस आते हैं, 300 के 300 मारने हैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर यहाँ नेगेटिव मार्किंग होने लगे ना तो आधे लोगों के नेगेटिव में ही मार्क्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे आप फेमिलियर नहीं होते हैं, तो वहां पर लगानी पड़ती है हमें एलिमिनेशन टेक्निक। अगर हमें सही आंसर नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि इन 4 ऑप्शन में, मान लेते हैं कि आपको इसका आंसर नहीं पता, कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, लेकिन हमको ये पता है कि इसका आंसर ए नहीं हो सकता है और सी नहीं हो सकता है। अब अगर आप बी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा। और जो गेस होता है ना वो भी एक एप्रोप्रिएट गेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मार दिया वहां पर। ठीक है ना, तो एलिमिनेशन टेक्निक से भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है पेपर में। चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे आप इजिली क्या कर सकते हैं, आंसर्स को निकाल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो गलत आंसर उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपका ओनली हो गया, ठीक है, ऑलवेज हो गया। ये अगर आपको स्टेटमेंट में दिख जाता है ना तो 99% चांसेस हैं कि आंसर आपका वो नहीं होगा। जैसे असर्शन रीजनिंग में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे ए और बी दिया है, ठीक है, और मान लेते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ओनली दिया हुआ है, तो मान के रखिए 99% चांसेस हैं कि आपका जो ए वाला स्टेटमेंट है वो गलत होगा। 99% ऐसा होता है, 1% हो सकता है कि ना हो। अब वो चीज आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये चीज आपको खुद भी अब क्लियर हो जाएंगी। ठीक, फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट हमें पता होने चाहिए कि कौन सी यूनिट पे आपका कमांड ज्यादा है, किसमें कम है। जिसमें ज्यादा है, जिसमें आपको अच्छे से आता है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि एक भी क्वेश्चन वहां पर गलत ना हो आपका। ठीक है ना, देखिए मैं अगर अपनी बात बताऊं ऑनेस्टली तो अकाउंट्स मेरा इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि बिजनेस फाइनेंस है और आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, एचआरएम है, ये सब मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है जहाँ से मैं मार्क्स गेन कर सकती हूँ। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग पोर्शन को और ज्यादा अच्छा कर ले, बेहतर कर ले, कि वहां से हमारा एक भी मार्क्स कम ना हो पाए। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है हमारा कि एटलीस्ट ट्राई करिए कि आपका परसेंटेज 60% प्लस
बने हर हालत में। ठीक है, देखिए मेरा तो नहीं बना है, मेरा 59.33% ही है, लेकिन कोशिश करिए 60% प्लस बने, ताकि मैक्सिमम चांसेस आपके रहेंगे कि आपका नेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने, अभी मैंने आपको दिखाया भी था जो रिजल्ट, आई गेस वो था आपका जून 2019 का, राइट है ना, तो उसमें जो नेट का कट ऑफ था वो 60% एग्जैक्ट गया था। ठीक है, तो कोशिश करिए कि 60% प्लस बने, ताकि आपका नेट तो आराम से क्लियर हो जाए। बाकी जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी में एटलीस्ट 65% तक का टारगेट रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, पेपर पे ही डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है। अगर पेपर ठीक ठीक आ जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, तो सीधी बात है आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर सिर्फ नेट टारगेट है तो एटलीस्ट 60% प्लस, और जेआरएफ है तो एटलीस्ट 65% तो रखिए ही रखिए। ठीक है ना। और 7th और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है रिविजन। रिविजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा वाइड है, दोनों ही जगह 10 यूनिट्स कवर करनी है, और वो 10 यूनिट्स अपने में ही काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। तो अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे आपने जितना भी पढ़ा है। तो टाइम टू टाइम रिवीजन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जिनको भी प्रिपेयर करना है नेट के लिए, तो आपकी जो इग्नू की बुक्स हैं, मैंने आपको इसलिए कोर्स वो स्पेसिफिकली दिखाया कि इग्नू की बुक से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट आप मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आपका मैनेजमेंट वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बिजनेस फाइनेंस, ठीक, और लास्ट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये यूनिट्स आप आराम से अपने स्टडी मटेरियल से कवर कर सकते हैं। तो अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जो भी पढ़िए स्टडी मटेरियल से पढ़िए, गाइड से नहीं पढ़िए अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि गाइड से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। फिर नेट में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इससे बेहतर ये है कि स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए, ताकि आपको नेट की प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा एफर्ट ना देना पड़े। वो एफर्ट आप उन यूनिट्स पे दे पाएं जिनके लिए आपको कुछ भी नॉलेज नहीं, जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। जैसे आपका लीगल एस्पेक्ट है, वो अपने में ही काफ़ी ब्रॉड यूनिट है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो इधर अगर इन यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो उधर उन यूनिट्स को आप काफ़ी अच्छा टाइम दे पाएंगे। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो आपका पेपर 1 है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप कहोगे मैम हमको पता है इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि उनका पेपर 2 जो है उसमें उनकी कमांड ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है कि हम शुरू से वही पढ़ते आ रहे हैं, 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा अपने सब्जेक्ट पर कमांड काफ़ी अच्छा बन जाता है। ठीक है, वो बात एकदम सही है, लेकिन आपको अगर नेट जेआरएफ क्लियर करना है ना, तो जो सीडी है वो पेपर 1 ही है। पेपर 1 जितना अच्छा आप प्रिपेयर कर लेंगे उतना आसान रहेगा आपके लिए नेट या जेआरएफ को क्लियर करना। पहले मुझे भी ये चीज़ लगती थी कि मैं सिर्फ पेपर 2 अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, पेपर 1 क्या करना प्रिपेयर करके बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेपर 2 में नंबर खींच लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार इसमें भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती है। तो उस टाइम पर जो पेपर 1 है वही आपको बचा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप इजीली कवर कर सकते हो। जैसे आपका डीआई है, ठीक है, डीआई आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए तो डीआई आपकी अच्छी भी होगी। ठीक, दूसरा बात करूँ कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना। अब कॉम्प्रीहेंशन तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन या अनसीन पैसेज लगभग सब लोग आराम से कर लेते हैं। ठीक, दूसरा आता है आपका मैथ्स, ठीक है, ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि मैथ्स का पोर्शन आता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करूँ तो इसमें जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एप्टीट्यूड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। रिसर्च एप्टीट्यूड और आपका टीचिंग से तो फिर भी कभी कभी कम आ जाते हैं, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलआर दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, इससे भी क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो 2-3 यूनिट्स तो ऐसी हैं जो आपको बचा सकती हैं, ठीक है, जिनका आपको नॉलेज पहले से है। बाकी और यूनिट्स पे यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बता ही दिया है कि केवीएस मदान की बुक आती है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
आपको इन डेप्थ नॉलेज भी मिलेगी। वो गाइड बुक नहीं है, वो प्रॉपर एक बुक है। ठीक, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर लिखा है जनरल, अनरिजर्व्ड या जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जिन्होंने एटलीस्ट 55% मार्क्स स्कोर किए हैं अपने मास्टर्स डिग्री में या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में, वो इस पेपर के लिए अपीयर हो सकते हैं। लेकिन 55% मार्क्स आपके राउंड ऑफ में नहीं होने चाहिए, मतलब कि 54.99% को यहाँ पर 55 वो कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका पूरा 55% होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी और साथ में आपका पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पीजी में होने चाहिए, वो भी यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपीयरिंग में है। तो उनके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। Candidates who are pursuing their master degree or equivalent course, or candidates who have appeared for their qualifying master degree in the final year examination and whose result is still awaited, or candidates whose qualifying examination have been delayed may also apply for this। तो जो भी फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है, however such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for award of JRF or eligibility for assistant professor only after they have passed their master degree or equivalent examination with at least 55% marks or 50% in आपका OBC, SC, ST, PWD and थर्ड जेंडर कैटेगरी। यहाँ पर सीधा सीधा ये बोल रहा है कि अगर आप मास्टर डिग्री के अपने फाइनल ईयर में हैं, आप नेट या JRF का पेपर देते हैं और इन केस अगर आपका नेट या JRF कुछ भी क्लियर हो जाता है, ठीक है, और अगर आपके मास्टर्स में, आपके पीजी में 55% नहीं आ पाते हैं, तो आपका JRF और नेट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपने वो फुलफिल नहीं करी है। ठीक है, तो 55% मार्क्स इसके लिए, जनरल के लिए और आपके जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकियों के लिए 50% मार्क्स का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पूरी कोशिश ये करिए कि एटलीस्ट आप 60% के ऊपर तो अपने पीजी में बना ही लें हर हाल में। ठीक है, 55% यहाँ पर दिया है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपका 60% प्लस हो या 65% प्लस बने। ठीक है, तो एक बार रिजर्वेशन की तरफ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज इस चीज को लेके कोई बुरा मत मानिएगा, मैं एक जनरल में भी यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, तो 15% सीट हमारे यहाँ एससी कैंडिडेट्स के लिए है, 7.5% सॉरी हमारी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है, 27% ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, 10% आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और 4% आपकी सीट किसके लिए है, पीडब्ल्यूडी के लिए, जो इन्हीं में ही मेंशन है। ठीक है, तो इन ऑल अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 59.5% यहाँ पर आपका रिजर्वेशन में है, बाकी जितनी है आपकी जनरल के लिए है। ठीक, इसको बेसिकली बताने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि आपको मेहनत करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है तो आप आराम से यहाँ पर पेपर क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कैटेगरी के होते हैं, उनकी जो कट ऑफ होती है वो जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा चली जाती है, जो जनरल की कट ऑफ होती है उससे ज़्यादा। तो इट सोली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कितना ज़्यादा सीरियस है अपनी स्टडीज़ को लेकर और कितना ज़्यादा फोकस्ड और कितना ज़्यादा डिटरमाइंड है। ठीक है, लेकिन ये बताने का सिर्फ इतना मतलब था कि हमको ये नॉलेज होनी चाहिए कि रिजर्वेशन कितना है और हमको किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है अब इस लाइन में भी। ठीक है ना, सो आई होप मैंने जितनी भी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर शेयर करी हैं आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी और ये चीज़ थोड़ी क्लियर भी होगी किस तरीके से हमको आगे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, हम कहाँ से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी दिक्कत होगी, आपको कहीं भी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आपके जो सेशंस हैं अब रेगुलर बेसिस पे आएंगे, क्योंकि मेरी अब हेल्थ ठीक हो चुकी है, थैंक्स टू यू पीपल कि आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मैंने इसीलिए आप लोगों को मैसेज ये पहुँचा दिया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आए आप लोगों के कि मैम अब आपकी तबीयत कैसी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा मुझे। तो इसी तरीके से हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी आप लोग के रिजल्ट टाइम टू टाइम अपडेट हो रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे ही रही हूँ। अभी तक अगर नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम चैनल तो उसको ज़रूर से ज्वाइन
कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग रिजल्ट्स।